निवेशकों के मन में एक बड़ा सवाल कि हमारी डीमैट होल्डिंग कौन ट्रांसफर करेगा, सीडीएसएल या एनएसडीएल या एक्सिस सिक्योरिटीज या आईआईएफएल सिक्योरिटीज, एंड पूल शेयर्स के क्लेम का पैसा कौन देगा, एनएससी देगा या बीएसई देगा या आईआईएफएल देगा या फिर एक्सिस सिक्योरिटीज देगा। एंड जिन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रांसफर करवा चुके हैं अनदर डीमैट अकाउंट में, क्या उन्हें भी आईआईएफएल सिक्योरिटीज एंड एक्सिस सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा? आज मैं इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हाजिर हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमआरडी इन्वेस्टिंग। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम ऐसे ही आगे पावरफुल कंटेंट लाते रहेंगे। जो लोग कारवी में फंसे हुए हैं उनके पास तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ चलते हैं न्यूज़ पे। जो ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है मनी कंट्रोल बेस पे फ्लैश हो रही है, सोर्सेस मनी कंट्रोल है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज एंड ने कारवी के 11 लाख डीमैट अकाउंट्स और एक्सिस सिक्योरिटीज ने ट्रेडिंग अकाउंट की बोली जीती। फर्जीवाड़े में पकड़े जाने के बाद से बंद कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के डीमैट अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट की बिडिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड ने जहां कारवी में खोले गए ट्रेडिंग अकाउंट यानी ब्रोकिंग अकाउंट के अधिग्रहण के लिए बोली जीतने में कामयाब हुई है, वहीं आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने कारवी में खोले गए करीब 11 लाख डीमैट अकाउंट्स के लिए बोली जीता है। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म कारवी की इस बिडिंग प्रक्रिया का आयोजन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंज एमएसई ने मिलकर आयोजित किया था। यानी कि एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड ने जो अकाउंट की बिडिंग जीती है वो उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट की जीती है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां आप खाली शेयर बाय सेल करते हैं, एंड डीमैट अकाउंट वो होता है जहां आपके शेयर स्टोर किए जाते हैं, लाइक आपके सेविंग अकाउंट की तरह। जैसे सेविंग अकाउंट में आपका पैसा स्टोर किया जाता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर स्टोर करे जाते हैं या फिर रखे जाते हैं। तो यहाँ मुझे एक चीज़ का कन्फ्यूज़न ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये दोनों चीज़ एक ही कंपनी को क्यों नहीं दे दी गई, कि यानी अलग अलग दिया गया है। उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट जो मिला है वो मिला है एक्सिस सिक्योरिटीज़ को, एंड डीमैट अकाउंट जो मिला है वो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ को मिला है। तो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है या तो इन्हें कुछ आधा आधा दिया जाएगा कि जैसे मान लो कि अगर कारवी के 1000 क्लाइंट है तो कुछ 500 क्लाइंट एक्सिस को दे दिए एंड 500 क्लाइंट आईआईएफएल को दे दिए। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे इस चीज़ से बिल्कुल कतई समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट की बोली किसी और को मिली है एंड डीमैट अकाउंट की बोली किसी और को मिली है। तो ऐसा पहले तक होता था कि एक ब्रोकर के पास उसका ट्रेडिंग अकाउंट होता था, लेकिन उसकी जो डीपी होती थी वो कोई और होती थी। तो आपको शायद कुछ याद हो कि जो पहले की ब्रोकिंग कंपनियां थी उनके जो डीपी होती थी वो कुछ केसेस में बैंक्स भी होती थी। ठीक है जी, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं बीएसई, एनएसई, सीडीएसएल, एनएसडीएल में आपको नहीं समझ में आता है तो। एंड उसके बाद आपको बता दें कि कारवी में खोले गए डीमैट अकाउंट में जमाकर्ताओं के 3.01 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। बिडिंग प्रक्रिया और दूसरी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद निवेशकों को उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। ये एक भरोसा आपको दिया गया है, ठीक है, सेबी की साइड से या कहो तो एक्सचेंज की साइड से, कि उनका पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा और कारवी में डीमैट अकाउंट खोलने वाले इन्वेस्टर अब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकेंगे। वो इस केस में अब अपनी ट्रेडिंग कर सकेंगे क्योंकि उनके जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है वो एक्सिस सिक्योरिटी एंड आईआईएफएल सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सेबी ने कारवी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है, लेकिन निवेशकों का फंसा पैसा दिलाने की व्यवस्था भी की है। निवेशक अपना पैसा वापस
पाने के लिए 4 मार्च 2021 तक क्लेम कर सकते हैं। तो ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 4 मार्च 2021 कर दी गई है। तो 4 मार्च 2021 का मतलब हो गया कि आज है आपकी 25 फरवरी। आपके पास क्लेम फाइल करने के लिए 6 या 7 दिन ही बचे हुए हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वर्किंग ऑफ डे रहता है। ठीक है जी, ये मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो शेयर पूल अकाउंट में पड़े हुए थे उन्हीं का ही आप क्लेम कर सकते हैं 4 मार्च 2021 तक। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके शेयर डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं एंड अगर आपकी डीमैट होल्डिंग, ठीक है, मान लो एक्सिस या IIFL को ट्रांसफर कर दी जाती है, तो आप समझ लो कि आप कुछ टाइम बाद भी अपनी होल्डिंग चाहे तो अनदर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, आप चाहे तो जो ये 2 नाम सुझाए गए हैं एक्सिस और IIFL, तो आप यहाँ भी स्टोर कर सकते हैं या आप रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूँगा कि क्लेम फाइल करने की डेट जो 4 मार्च 2021 से पहले ही आप क्लेम फाइल जरूर कर दें। इसके के बाद जीरोधा और अपस्टॉक्स के बाद IIFL सिक्योरिटीज देश की तीसरे सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगी, क्योंकि कार्वी के डीमैट अकाउंट यहाँ ट्रांसफर होंगे तो एक ये तीसरे नंबर की एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगी। अधिग्रहण के बाद IIFL सिक्योरिटीज के डीमैट अकाउंट होल्डर की संख्या 13.83 लाख हो जाएगी एंड IIFL सिक्योरिटीज ने करीब 140 करोड़ रुपए में कार्वी के डीमैट अकाउंट का अधिग्रहण किया है। वहीं कार्वी के ट्रेडिंग अकाउंट्स का अधिग्रहण करने के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज के कस्टमर की संख्या 25 लाख से 36 लाख हो जाएगी। एंड ये बार बार एक ही कंफ्यूजन आ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक्सिस सिक्योरिटीज को दिए गए एंड IIFL को डीमैट अकाउंट दिए गए, या तो पता नहीं इन दोनों का क्या टाई अप है। ये एक टाइम पहले तक की बात होती थी कि डीपी किसी और के पास होती थी और ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास होता था, लेकिन अब ये डिस्काउंट ब्रोकर के आने से या कुछ कंपनियों ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है कि वो डीपी भी अपनी कंपनी का ही बनाते हैं, ना कि किसी और कंपनी को ठेका या एग्रीमेंट करते हैं। बोली जीतने के बाद IIFL सिक्योरिटीज के चेयरमैन R वेंकटरमन ने कहा कि अब 11 लाख इन्वेस्टर जिनके अकाउंट 1 साल से अधिक समय से बंद पड़े हुए थे दोबारा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वैसे भी आई थिंक जो हमारे व्यूवर्स हैं या यूज़र है वो इतने स्मार्ट है कि वो लोग ऑलरेडी अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा चुके हैं। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड ने फंड जुटाने के लिए अपने क्लाइंट्स के शेयर को गिरवी रखकर कर लिया था। इस स्कैम का पता जब बाजार नियामक सेबी को पता चला तो सेबी ने कार्वी के लाइसेंस को रद्द कर दिया और ट्रेडिंग पर रोक लगा दी। इससे BSE, NSE, MSE पर उसके ट्रेडिंग टर्मिनल बंद हो गए। इस वजह से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड में डीमैट और ब्रोकिंग अकाउंट खुलवाने वालों के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और उनके पैसे अटक गए हैं। एंड मैं आपको एक और बात ये बता दूं कि अगर आपके पास मान लो कोई मेल नहीं आया है, जैसा कि मेरे पास 12 जून 2020 को आया था लास्ट ईयर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो जहां हमारा भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट था क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड में, उन्होंने भी डिफ़ॉल्ट किया था। तो उसके बाद एक मेल आता है कि अगर आपने एक टाइम से पहले अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र नहीं करवा चुके हैं तो आपकी होल्डिंग अनदर ब्रोकर को दे दी जाएगी, आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अनदर ब्रोकर को दे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मेल आया था, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन अबाउट ट्रांसफरिंग ऑफ योर डीमैट अकाउंट। तो ये मेल अब तक आपके पास नहीं आया है, तो 1-2 दिन में आपके पास ये मेल जरूर आने वाला होगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपकी सिक्योरिटीज, आपके जो भी शेयर है वो मान लो चाहे एक्सिस सिक्योरिटीज में ट्रांसफर हो या IIFL में ट्रांसफर हो, तो जब भी आपके शेयर डेबिट या क्रेडिट होंगे तो तब आपके पास CDSL से मेल आ जाएगा और मेल ID होगी service@cdslindia.com। तो यहाँ आ जाएगा आपका नाम, डियर यूजर या डियर अमित, योर डीमैट अकाउंट नंबर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट फॉलोइंग डिटेल्स आर मॉडिफाइड अपडेटेड इन द एफर्ट्स दैट डीमैट अकाउंट हेल्ड विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट CDSL मैनेज DP। ठीक है, CDSL हमारी DP को मैनेज करती है जब कोई ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाता है, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा BOBO स्टेटस टू बी क्लोज्ड, न्यू वैल्यू क्लोज्ड।
एंड उसके बाद मैं आपको एक और मेल ये दिखाऊंगा कि वो जो होल्डिंग थी वो हमारी मोतीलाल में ट्रांसफ़र हो गई थी। एंड जो मेल मैंने इससे पहले आपको दिखाई थी वो मेल थी मेरे क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड अकाउंट बंद होने की मेल आई थी। ठीक है, जो भी अकाउंट आपका बंद होता है उसकी मेल आती है। एंड यहाँ मेरे एक न्यू अकाउंट यानी मोतीलाल ओसवाल में मेरी होल्डिंग ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ऐसा कि आपके केस में यहाँ आपकी होल्डिंग ट्रांसफ़र करी जाएगी, लाइक आपका चाहे IIFL हो या एक्सिस सिक्योरिटीज हो, जो भी हो, ठीक है। तो आपके पास एक मेल आ जाएगा आपकी क्रेडिट होने का, तो आपके पास ऐसे एंड में एक डीमेट नंबर आ जाएगा, तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। एंड ये भी मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट कहाँ ओपन हुआ है। हम यहाँ कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। अगर अब तक आपकी डीमेट होल्डिंग डिपॉजिटरी लाइक CDSL NSDL से ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तब उस केस में क्या करें? उस केस में आपको अपना ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड या एक्सिस सिक्योरिटी लिमिटेड में, जहां से आपके पास या फ़ोन आ जाएगा या आपके पास ईमेल आ जाएगा उनके कस्टमर केयर का। एंड पॉइंट सेकंड, अगर आप ऑलरेडी डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा चुके हैं, या अगर आप मान लो कि आपका एक ओल्ड डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप चाहते हो कि आपकी होल्डिंग उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, उस केस में आपको क्या करना है? अगर आपकी अब तक डीमेट की होल्डिंग CDSL या NSDL के माध्यम से ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तब आपको एक्सिस या IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। एंड आपको EKYC करानी पड़ेगी। आपका अकाउंट तो शिफ्ट हो जाता है, आपको बस खाली एक EKYC करानी पड़ती है, लाइक आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का कुछ प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हाल ही में आपने ओपन करवाया है, या आपका एक ओल्ड डीमेट अकाउंट है उसी में आपकी होल्डिंग ट्रांसफ़र हो, तो तब आपको एक्सिस या IIFL में वही एक EKYC कंप्लीट करना पड़ेगा, जो प्रोसेस होता है। तो देन जैसी आपकी EKYC प्रोसेस हो जाएगी, आपका जो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, तब आप अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। होल्डिंग ट्रांसफ़र के लिए आपको या तो एक लेटर देना पड़ेगा, या अगर आप चाहते हो कि आपकी ओल्ड डीमेट अकाउंट में होल्डिंग ट्रांसफ़र हो, तो उस केस में आप एक अकाउंट क्लोजर भी दे सकते हैं। या अगर आप चाहे एक्सिस सिक्योरिटीज या IIFL में अकाउंट ओपन रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर। एंड जैसे ही आप अकाउंट क्लोजर देंगे, तो आपका अकाउंट क्लोज होने में एंड आपकी होल्डिंग को ट्रांसफ़र होने में, जहां आप चाहते हैं ऑलरेडी जो आपका अकाउंट ओपन हो रखा है, उस प्रोसेस में कुछ 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। नंबर थर्ड, अगर आप अपनी होल्डिंग ऑलरेडी ट्रांसफ़र करवा चुके हैं CDSL या NSDL के थ्रू, और अब आपके कार्वी के डीमेट अकाउंट में कुछ भी होल्डिंग नहीं बची है, आपकी होल्डिंग 0 हो चुकी है, तो तब आपको क्या करना होगा? तो उस केस में आप अकाउंट ओपन करवाओ या मत करवाओ, तो ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपकी होल्डिंग ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगर आप चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि आपकी होल्डिंग ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपके शेयर पूल अकाउंट में पड़े हुए हैं, तब आपको एक्सचेंज BSE एंड NSE पर क्लेम फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज पूल शेयर का पैसा तो क्लेम करने पर एक्सचेंज से ही मिलेगा, ना कि एक्सिस सिक्योरिटीज या IIFL में अकाउंट ओपन करवाकर। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप एक्सचेंज CDSL NSDL या आपकी एक्सिस सिक्योरिटीज या IIFL सिक्योरिटीज, जहां भी आपका अकाउंट ओपन हुआ है या हो जाएगा, आप इनसे भी बात कर सकते हैं कि हमारे शेयर जो है वो पूल अकाउंट में पड़े हुए थे, क्या आप हमें हमारे पूल के शेयर दे सकते हैं? तो तभी तो आप अकाउंट ओपन करवा ही पाएंगे। अब आप मान लो कि आपने क्लेम फाइल कर दिया है एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है, उसके बाद आपके पास मान लो कि इन ब्रोकिंग कंपनी से कॉल आता है कि सर आपका डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट इससे पहले कार्वी में था, आपका अकाउंट यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो जब आपके पूल में पड़े हुए हैं शेयर, आपने क्लेम करने के लिए डाल रखा है, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है अकाउंट ओपन करवाने का।
इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, अगर आप करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहे नहीं करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर मान लो कि कोई भी ब्रोकिंग कंपनी आपके पास फोन आता है जो कि ये नाम फाइनलाइज किए गए हैं, तो अगर आपकी होल्डिंग अनदर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, अगर वो उसके बाद भी कहते हैं कि सर आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कार्य में था, ये अकाउंट आपका यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो आपको शेयर ट्रांसफर करने के लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, KYC करनी पड़ेगी, तो आप उस केस में उनसे एक होल्डिंग स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं, क्योंकि होल्डिंग स्टेटमेंट ये CDSL या NSDL की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको ईमेल भी कर सकते हैं। ये आपका राइट है कि अगर आपको थोड़ा डाउट भी हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपकी होल्डिंग ऑलरेडी अनदर डीमैट अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करवा चुके हैं, एंड अगर आप पे कंपनी कोई प्रेशर बनाती है न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करवाने का, अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर मान लो कि आपके ऑलरेडी अकाउंट है और आप न्यू अकाउंट ओपन करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तब आप उनसे अपना होल्डिंग स्टेटमेंट मांग सकते हैं कि अगर आप दावा कर रहे हैं कि मेरी होल्डिंग आपके पास है और मैं अपनी होल्डिंग ऑलरेडी ट्रांसफ़र करवा चुका हूं, तो आप मुझे प्लीज़ मेरा होल्डिंग स्टेटमेंट मेरी ईमेल पे सेंड करें, फिर मैं अपनी होल्डिंग स्टेटमेंट देखने के बाद ही अपना अकाउंट ओपन करवाऊंगा। तो ये आपका राइट है, आप इस चीज़ को ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मान लो कि आपके पूल में शेयर थे और वो आपने क्लेम फाइल कर दिया है, उसके बाद भी वो लोग ये बोलते हैं कि सर आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, देखो वो तो बोलेंगे क्योंकि सभी के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफ़र होते हैं, या मान लो कि आपका अकाउंट ऑलरेडी आपके शेयर आपके ऑलरेडी दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद भी वो सारा का सारा डेटा उठ के दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफ़र होता है। वहाँ ये नहीं कि अगर मान लो कि 1000 लोगों के डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट थे और मान लो कि कुछ उसमें से 200 लोगों ने अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र करवा चुके हैं तो वो 800 को फ़ोन करें, नहीं, वो ये होता है कि 1000 लोगों का डेटाबेस ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहें और जागरूक बने, एंड आपको ज़रूर उनसे पूछें कि हम अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र करवा चुके हैं तो आप हमें स्टेटमेंट दें, और अगर वो आपसे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने की बात करें, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप डायरेक्टली मना भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।